आज के दिन में आपको कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या लगती है? क्या वो जैसे आपने कहा कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें घोषित कर देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी और सीटें मिल जाएं और उसके बाद वो चीजों को करें? या कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव आता है कि कांग्रेस के मन में ये भी है कि जब तक ये पार्टियां, चाहे आरजेडी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जब तक ये थोड़ी कमजोर नहीं होगी, कांग्रेस का उभार कैसे होगा? क्या कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा तबका भी आपको दिखता है जो इस तरह की सोच रखता है? रखता है, क्योंकि ये तो हम क्या मतलब कोई रखता है। तो ये तो सब बयान जो आपने जयराम रमेश का 2024 के चुनाव से पहले ही सुना होगा। उस समय वो तो सब सर्वविदित है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं आईएनडीआई गठबंधन में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है, वो कांग्रेस को कमजोर रखना चाहती हैं ताकि उनका दबदबा बना रहे। ये तो उनका बयान है और कई और पार्टी नेताओं ने दिया था। वो सहज नहीं है। बात सही है कि भाई जब कांग्रेस खत्म हुई तभी जो है जेडीयू, जो पहले समता पार्टी थी, आरजेडी, ये सबका उदय हुआ बिहार। ये एक एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी बात कि कांग्रेस में ये बात निश्चित रूप से है कि भाई 8,000 किलोमीटर हम लोग चलें, यात्रा हम लोग निकाले और इसका फायदा दूसरे को, ये है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि विपक्ष के छाते में उनको रहना है, उसके वो नेतृत्व करते हैं और उसके साथ भाई एकदम से बिगाड़ मोल नहीं ले सकते। ये तीन बातें हैं। चौथी बात जो महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से, स्ट्रेटजी की बात आपने की है, तो वो मेरे ख्याल से ये है कि कांग्रेस ने एक प्रकार से नगण्य जो राज्य था उनके लिए, उसमें इन्होंने अपनी पैठ जमाई और इसके लिए वो 1 साल से काम कर रहे हैं। ये यात्रा, वो यात्रा, राहुल गांधी का बार बार जाना, बिहार को रडार पे लेना, अपना ये 10 सूत्री कार्यक्रम लाना, सदाकत आश्रम में CWC करना 87 साल बाद, ये सब बता, अपना एक अति पिछड़ा को क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना, तो वो किसी प्रकार से बिहार में पेनिट्रेट करना चाहते हैं। ये तो एकदम तय है। तो जब पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो अपनी वो मांग रखेंगे, अपने उनकी मुराद बढ़ेंगे। तो वो आरजेडी तो अब तक एक छत्रराज था, कहते थे लोग कि लालू जी के घर से ही कांग्रेस चलती है या उन्हीं के पॉकेट में है। उससे अपने आप को पीछा छुड़ाने का प्रयास भी है। साथ साथ ये भी है कि भाई एक सम्मानजनक समझौता हो, उनको सीटें उनकी अपेक्षा के, उनके काम के और जो इधर प्रयास किए उसके हिसाब से मिले, तब तक शायद वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी को नहीं घोषित करना चाहेंगे। और जैसे ही अगर बात सीटों की बन जाती है और जो उनकी बातें हैं उनको मान ली जाती है, तब वो शायद घोषित भी कर दे। इसीलिए हमको लगता है इसमें देरी हो रही है, लेकिन जनता भी तो देखती है ना कि भाई देरी हो क्यों रही है। जी जी। एक आखिरी सवाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में। पिछले सप्ताह यानी अक्टूबर सितंबर के आखिरी सप्ताह में अमित शाह जी बिहार गए थे, 2 दिन वहां रुके और उन्होंने कुछ चीजें कही कि कार्यकर्ताओं से, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर पर ध्यान दीजिए, मोदी जी पर ध्यान दीजिए और महिला पर ध्यान दीजिए। और कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है उस पर हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए का मुद्दा आप उठाइए। आप और अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उनके सबसे बड़े नेता जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर पर हैं, सम्राट चौधरी, उन पर हमला किया है, तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को हल्की चोट तो लगी है। कुल मिलाकर आप भाजपा की बिहार में स्थिति को कैसे देखते हैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि तमाम प्रयासों के बावजूद अगर भाजपा इस बार नीतीश से पीछे रहे, नीतीश से पीछे रह जाए, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर, मोदी और एक आप महिला कहा ना आपने, मंदिर, महिला, बिहार में मोदी या महिला, मोदी या मंदिर इतना बड़ा इशू नहीं है। मोदी जी ये लोग लाख दावा करें, लेकिन मोदी जी का चेहरा बिहार में आते ही नीतीश का चेहरा आ जाता है। ये बात तो सच है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी नीतीश से वो पीछा नहीं छुड़ा पाए, जबकि उन लोगों एनडीए ने भी अभी तक नीतीश को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो इनका अंतर्द्वंद उधर भी है। तीसरी बात कि अभी जो हमले हुए हैं, हमला करने वालों में एक तो बीजेपी के ठाकुर लॉबी के कद्दावर नेता आरके सिंह भी शामिल हैं। तो आरके सिंह एक इज्जतदार, एक ईमानदार
व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आप उन पे जो लॉबी वॉबी जो कह लें वो जाने जाते हैं। तो वहां भी एक दिक्कत है। आपने ये देखा कि पवन सिंह को शामिल कराया गया भारतीय जनता पार्टी में, और राजीव रूडी के बयान आपने देखे होंगे कई तरह के आए हैं। अभी वो भी ऐसा लगता है कि बहुत संतुष्ट नहीं है। मैं जानता हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कम से कम 8-10 नेता हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं। तो ये तो इनकी दिक्कत है। दूसरा कि आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए वोट चोरी का आरोप लगा, या फिर आप घुसपैठियों की बात करते हैं कि भाई घुसपैठियों को निकालने के लिए वो लोग इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए, कितने निकले? तो भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक अपने दम पर अकेले बिहार के ग्रामर, वहां की पॉलिटिक्स या वहां की गुत्थी को अपने दम पर सुलझा पाई है। न कोई बिहार में भारतीय जनता पार्टी का इवन सुशील मोदी जैसा कोई सर्वमान्य कोई नेता भी है। और भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े लोगों पर, जो बड़े लोग तो हैं, कागज पर हैं और वो पद पे भी है, उन पर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो कुछ तो जो भी नुकसान होना है तो वो तो भाजपा का ही होगा ना। नीतीश जी तो इस बार एकदम लगता है कि जैसे ऑपरेशन साइलेंस में लगे हुए हैं। मतलब या तो दबाव में है या बहुत तरीके से चल रहे हैं। हम तो कभी नहीं मानते कि नीतीश जी ने कसम खा रखी है कि वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। वो जितना भी बोले, भाजपा के नेता अमित शाह जी ने, गृह मंत्री, उन्होंने क्या कहा था आरा जिले में कहीं पर एक बयान में कहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजे सदा सदा के लिए बंद है। तो खुल गए, अब ये दरवाजा खोल के उनको बंद करना चाहते थे। इसमें भाजपा अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इसलिए चुनाव के बाद अभी क्या होगा, नीतीश जी क्या करेंगे, ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, एक और चीज, नीतीश जी पर आपने ये देखा होगा कि अभी तक जितना आरजेडी को हमलावर होना चाहिए था उतना नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता है। व्यवस्था कुछ अगर है नीतीश जी की तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। या फिर हम ये भी कह दें कि नीतीश जी की पार्टी, चाहे भाजपा है चाहे आरजेडी, दोनों के आक्रमण से मतलब अछूता है, वो भी मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे जो इधर कुछ लोगों ने दावा किया, बताया कि नीतीश जी के यहाँ भी एक प्रकार की ये समझ है कि उनके यहाँ के, उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी के गिरफ्त में जा चुके हैं। तो हर पार्टी में प्रकोष्ठ होता है, अपना खेमा होता है, अलग अलग जातियों के हिसाब से भी एक नेतृत्व ऊपर से नीचे तक तय होता है। इस प्रकार के भंवर में चीजें फंसी हुई हैं, कोई पार्टी से बचा हुआ नहीं। सतीश सर, एक आखिरी सवाल, क्या नीतीश जी का जो स्वास्थ्य का मसला बार बार उभरता था, अब वो अप्रासंगिक हो चुका है? नीतीश जी, लोग मान चुके हैं कि नीतीश जी सक्रिय हैं, या फिर अभी भी मुद्दा है कि स्वस्थ नहीं है वो? देखिए, वो मुद्दा बनाने के ऊपर होता है। कोई भ्रष्टाचारी रहता भी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी के रूप में पोत दिया जाता है। और जो बिल्कुल बड़ा भ्रष्टाचारी रहता है वो बच भी जाता है। ये आपने देखा होगा पूरे इतिहास में, इस चीज ये दर्ज है कि नहीं। कौन कैसे हल्ला हंगामा शोर मचा के किसी को भ्रष्टाचारी या किसी को कुछ साबित कर देता है, या कुछ लोग अपने आप को उसी में बचा भी लेते हैं। नीतीश जी के मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर बहुत सारे प्रश्न खड़े किए गए थे, लेकिन बिहार एक निर्धन प्रदेश है, बहुत बेरोजगारी है। नीतीश जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भयानक हो सकता था, जो जिसकी छटा 2020 में दिखी, और वो अभी और बढ़ सकता था, लेकिन शायद वो अब इतना नहीं है। क्योंकि जनता ये भी देख रही है, बिहार का निर्धन जनता ये भी देख रही है कि भैया कुछ नहीं अगर मिल रहा है और अचानक 1-1.5 महीना में 10-15 हजार रुपया एक परिवार में 15 हजार रुपया आ जा रहा है, तो बहुत सारे जो आरोप हैं, बहुत सारे जो नैरेटिव हैं, बहुत सारी जो छवि है, बहुत सारी जो वास्तविकताएं हैं, वो सब एक तरफ रह जाती है। और जो लोगों को तात्कालिक रूप से बेनिफिट मिल जाता है, जहां कुछ नहीं मिल रहा हो, वो एक बहुत मतलब समझिए कि कारगर दवा जैसा काम करती है। जी जी।
आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं उसके पहले मैं सभी दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां दें ताकि हम उन्हें और बेहतर और सुंदर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। सतीश सर, आज की काफी रोचक बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको सतीश सर के साथ बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।